नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल और भारतीय सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं, जो आपकी हिस्ट्री से ली गई है, भारतीय इतिहास से। टॉपिक का नाम है आपका संतुलित काल। ये आपके यूपी ट्रिपल सी पैट, SSC GT, यूपी PCS, IS, RO इत्यादि एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियो आने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और टाइम से आप आ जाएं। तो शुरू करते हैं। सल्तनत काल। सल्तनत काल मक्का सऊदी अरब में स्थित है। मक्का कहाँ है? मक्का सऊदी अरब में स्थित। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो किसका जन्म हुआ था? हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। जो इस्लाम धर्म के संस्थापक भी थे, कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब। आगे देखते हैं। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना 622 ईस्वी में प्रस्थान किए। मोहम्मद साहब जो थे मक्का से मदीना का प्रस्थान किए, 622 में प्रस्थान किए। हिजरी संवत का प्रारंभ 600 ईस्वी में हुआ था। हिजरी संवत एक वर्ड आता है आपका, हिजरी संवत। हिजरी संवत का कब शुरुआत हुई इसकी? 622 ईस्वी में शुरुआत हुई। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी में हुई। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी का प्राप्त मिलता है। चचनामा में आपका क्या बताया कि ये फारसी ग्रंथ है चचनामा, उसमें क्या बताया गया? अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी दी गई है कि अरब लोगों ने सिंध पर कैसे विजय प्राप्त की थी, इसमें चचनामा में बताया गया है। 999 से 1027 के बीच मोहम्मद गजनी या गजनवी से प्रारंभ 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी ने कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। आपसे पेपर में पूछा जाता है कई बार कि मोहम्मद गजनी ने कितने आक्रमण किए थे भारत पर, तो 17 बार आक्रमण किए थे। कब? 999 से 1027 के बीच। आगे देखते हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतवी था। जो उतवी था वो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। उसने किताबुल यामनी, उतवी की दो आपकी पुस्तकें हैं, कौन कौन सी? किताबुल यामनी, तारीखी यामनी, बहुत ही पेपर में पूछी जाती हैं। पूछा जाता है आपसे किताबुल यामनी किसकी पुस्तक है, तो उतवी की है। और तारीखी यामनी किसकी है? ये उतवी की है। आगे देखते हैं। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी है। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। कौन? शाहनामा। आगे देखते हैं फिरदौसी के बारे में। फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। काहे की? होमर की। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बिरूनी था। जो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बिरूनी। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो कौन था? अल-बिरूनी। अल-बिरूनी ने अपनी भाषा में तहकीक हिंदी की रचना की। किसकी? तहकीक हिंदी की रचना। तो तहकीक हिंदी की रचना किसने की? अल-बिरूनी ने की। आगे देखते हैं। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी तथा प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? मुल्तान में। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम जो आक्रमण है 1175 में कहाँ हुआ था? मुल्तान पर हुआ था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। 1191 एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध हुआ? 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य हुआ। कहाँ? तराइन का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में शिहाबुद्दीन की सेना दो पार्श्व में परास्त हो गई थी। दोनों पार्श्व में परास्त हो गई। किसकी? शिहाबुद्दीन की सेना। ये मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के। कब हुआ था? 1191 में हुआ था। कौन सा? प्रथम जो तराइन का क्या था? प्रथम युद्ध था। आगे देखते हैं। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी तथा द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की हुई। कि 1192 ईस्वी में तराइन की द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी तथा द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। किसके? 1192। जब द्वितीय तराइन युद्ध होता है उसके बाद मुस्लिम शक्ति की क्या होती? स्थापना होती है। आगे देखते हैं। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी के कन्नौज गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। 1194 में क्या होता है? चंदावर के एक युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको परास्त किया? एक कन्नौज के राजा था, उसका क्या नाम था? गढ़वाल राजा जयचंद, उनको पराजित किया था। तो कन्नौज के उस समय राजा कौन थे? जयचंद थे। और उसको परास्त किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने। कब किया था? चंदावर के युद्ध में 1194 में। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं। मोहम्मद
मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती है। किसकी? देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। और दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। जो मोहम्मद गौरी ने सिक्के चलाए थे उसमें एक तरफ क्या बनी है? देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। दूसरी तरफ आपका क्या बना है? दूसरी तरफ आपका कलमा एक अरबी में खुदा हुआ होता है। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हैं। जो 1206 से 1290 तक जो शासनकाल चला है वो दिल्ली में सुल्तान नाम से गुलाम वंश शासन चला है। आगे देखते हैं। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था जो गुलाम वंश का प्रथम क्या था? शासक था, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक। ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम था और इसकी राजधानी ऐबक की क्या थी? लाहौर थी। आगे देखते हैं। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ऐबक ने क्या किया? ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट किया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने क्या किया? सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की, लेकिन उसने 2 उपाधि धारण की थी। कौन कौन से? मलिक और सिपह सालार की पदवियों से अपने को संतुष्ट किया। आगे देखते हैं। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श या लाखों का देने वाले कहते थे। आपसे पेपर पूछा जाता है कि लाख बख्श किसे कहते हैं? तो लाख बख्श किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। लाखों को देने वाला इसका अर्थ होता है। लाख बख्श का मतलब लाखों का देने वाला दान। आगे देखते हैं। सल्तनत काल की कुछ प्रमुख भवन हैं और उनके निर्माता हैं और स्थल। कौन सा भवन कौन निर्माता है और कहाँ स्थित है, इस पर बहुत ही चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक है। ये पेपर में पूछे जाते हैं सल्तनत कालीन प्रमुख भवन। देखते हैं भवन। पहला भवन है आपका कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। क्या है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। इसके निर्माता कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक इसके निर्माता थे। स्थल कहाँ है? कहाँ? दिल्ली में। ये कहाँ है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। इसके निर्माता कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश ने। 2 लोगों ने मिलकर किया था। स्थल कहाँ है? दिल्ली में। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, उसके बाद इल्तुतमिश ने। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। और ये कहाँ स्थल है? अजमेर में स्थित है। अतारकिन का दरवाज़ा ये इल्तुतमिश ने बनवाया। कहाँ है? नागौर में। और आगे देखते हैं। इल्तुतमिश का मकबरा ये इल्तुतमिश ने बनवाया, दिल्ली में स्थित है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण, इसका निर्माता कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश है। स्थल कौन सा है? दिल्ली। 2.5 दिन का झोपड़ा इसका किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कहाँ स्थित है? अजमेर में। अतारकिन का दरवाज़ा कहाँ किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। कहाँ है? नागौर में। इल्तुतमिश का मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। कहाँ है? दिल्ली में। और शेरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। कहाँ है? दिल्ली में। आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। शेरी का किला आपका कहाँ है? आपको शेरी का किला कहाँ है? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, दिल्ली में स्थित है। अलाई का दरवाज़ा ये दिल्ली में स्थित है। बनवाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। गयासुद्दीन का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है। किसने बनवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। आदिलाबाद का किला कहाँ है? दिल्ली में है। मोहम्मद तुगलक ने बनवाया। जहाँपना नगर कहाँ किसने बनवाया? मोहम्मद तुगलक ने बनवाया। कहाँ बनवाया? दिल्ली में बनवाया। अदीना मस्जिद आपके नाम क्या है? इसका क्या नाम है? अदीना मस्जिद। सिकंदर शाह ने बनवाया। कहाँ है? पांडुआ बंगाल में है। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। कोटला फिरोज शाह किला कौन सा? क्या नाम है इसका? कोटला फिरोज शाह किला। ये कहाँ आपका? दिल्ली में है। फिरोज तुगलक ने बनवाया। अटाला मस्जिद आप किसने बनवाई थी? इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाई थी। कहाँ? जौनपुर में। हिंडोला महल आपका कहाँ है? हिंडोला महल आपका मांडू में है और ये हुसैन शाह ने बनवाई थी। जहाज महल हुसैन शाह ने बनवाई थी। कहाँ? मांडू में। चांद मीनार या जिसे चार मीनार कहते हैं कुली कुतुब शाह ने बनवाई, हैदराबाद में बनी हुई है। और विजय स्तंभ ये राणा कुम्भा ने बनवाया, चित्तौड़ में बना हुआ है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। कोटला फिरोज शाह किला कहाँ है? फिरोज तुगलक ने बनवाया। कहाँ? दिल्ली में बनवाया है। अटाला मस्जिद किसने बनवाई? इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाई। कहाँ? जौनपुर में बनवाई। हिंडोला महल आपका हुसैन शाह ने बनवाया। कहाँ है? मांडू में।
जहाज महल आपका कहाँ है? हुसैन शाह ने बनवाया, मांडू में बना है। चार मीनार कहाँ? कुली कुतुब शाह ने बनवाया, हैदराबाद में बनी है ये। और विजय स्तंभ ये राणा कुंभा ने बनवाया, चित्तौड़ में है। आगे देखते हैं, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। चौगान की खेल आधुनिक पोलो की भांति एक खेल है, घोड़े से गिरने के दौरान हो गई। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? वो चौगान के खेल खेल रहा था और घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी भी क्या थी? लाहौर थी, और इसलिए उसे लाहौर में दफनाया गया। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। जो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा। खलीफा ने 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों से कर दी जो उनसे विजित किया गया और उसे सुल्तान आजम की उपाधि दी गई। इल्तुतमिश को कौन सी उपाधि दी गई थी? सुल्तान आजम की उपाधि दी गई थी। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के हैं, चांदी का टंका जो 175 ग्रेन और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने आरंभ किए। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू हुई। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के थे, कौन कौन से? चांदी का टक्का और एक तांबे का जीतल, जिसे इल्तुतमिश ने शुरू किया था। आगे देखते हैं, मंगोल नेता चंगेज खां। एक मंगोल नेता थे चंगेज खां। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। तो चंगेज खां किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था, जो एक मंगोल नेता था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी, जो 1236 से 1240 ईस्वी तक रही। ये प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। जो सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। उसने उलूग खां के नाम से भी विख्यात था। गयासुद्दीन जो बलबन था वो उलूग खां के नाम से भी क्या था? विश्व विख्यात था। आगे देखते हैं, 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया। बलबन की एक पुत्री थी, उसने 1249 में क्या किया? बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? सुल्तान नासिरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उलूग खां की उपाधि और नायब ममलिकात की पद दिया गया। किसको? उलूग खां का पद और नायब ममलिकात का पद दिया गया। बलबन के विषय में कहा जाता है उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी? लोहा रक्त की नीति या रक्त और लोहे की नीति? बलबन ने अपनाई थी। आगे देखते हैं, बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श समर्पित किया। कौन से? बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से क्या लिया? प्रेरणा ली और राजनीतिक आदर्श निर्मित किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व, नियामक या खुदाई माना जाता है। क्या क्या कहा? राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व, नियामक या खुदाई माना जाता है। उसके अनुसार मान मर्यादा केवल पैगंबर के बाद है। मान मर्यादा क्या है? पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। राजा क्या है? जिल्ले अल्लाह है या जिल्ले इलाही है, मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो ईश्वर का प्रतिबिंब। आगे देखते हैं, बलबन ईरानी बादशाहों की एक परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। बलबन ने क्या किया? ईरानी बादशाहों की कई अन्य परंपराओं को क्या किया? आरंभ किया था। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। बलबन ने सृजिता कर एक था और एक पापोस्कर था, रीतियाँ आरंभ की। सृजिता का मतलब होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पापोस का मतलब सुल्तान के चरणों में चूमना। रीतियाँ आरंभ की थी किसने? बलबन ने। बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नौरोज़ बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। नौरोज़ त्यौहार किसने आरंभ किया था? बलबन ने। इसका नाम पूरा क्या नाम था? गयासुद्दीन बलबन। और इसने कौन सी प्रथा शुरू की थी? नौरोज़, जो हर साल मनाया जाता था। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था। तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था, जिसने धर्म पर राज्य पर नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मुमिन बताया। क्या बताया था उसने? यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिन बताया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय शाही की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? सिकंदर द्वितीय शाही की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया।
पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मिनी किसका नाम था? आपके पेपर में बहुत ही पूछा जाता है कि पद्मिनी पद्मिनी किसका नाम था? पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी, उनका नाम था पद्मिनी। पद्मिनी की कहानी आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जयसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत में है। पद्मिनी की कहानी किसमें दी है? पद्मावत में। एक पद्मावत आपकी मूवी रिलीज हुई थी, उसमें कुछ बताया गया है तथ्य उसके बारे में। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जयसी द्वारा लिखित एक पुस्तक है पद्मावत, जिसमें पद्मिनी का जिक्र किया गया है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। जिस समय अलाउद्दीन ने क्या किया, देवगिरी पर क्या किया, आक्रमण किया, उस समय उसका शासक कौन था? रामचंद्र देव था, जिस समय अलाउद्दीन ने आक्रमण किया, किस पे किया था? देवगिरी पर। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपने गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। आगे देखते हैं। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अच्छा, मलिक काफूर को 1000 दिनारी इसलिए क्योंकि 1000 दिनार में उसे खरीदा गया था, इसलिए मलिक काफूर को क्या कहा? 1000 दिनारी कहा जाता है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अलाउद्दीन क्या था? अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था। अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। एक पृथक विभाग था दीवाने मुस्तखराज, इसकी स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लाइनें हैं, ये पेपर में पूछी जाती हैं कि भारतीय इतिहास से, भारतीय मध्यकालीन इतिहास से। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकद्दम एवं चौधरी लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया। अलाउद्दीन ने क्या किया? परंपरागत लगान जो अधिकारियों के थे, खुद था या मुकद्दम था, एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। कितना? 50%। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। सल्तनत कालीन शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, उसने कौन सी प्रणाली विकसित की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे, कौन कौन से? घड़ी कर, और जो घरों के एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, तथा दूसरा था चराई कर, जो दुधारू पशु पर लगाया जाता है। आपसे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 2 नवीन कर लगाए गए थे, तो कौन कौन लगाए थे? एक घड़ी थे जो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। दूसरा कौन सा था आपका? चराई कर, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन के सेनापति में गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। जो अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन जो तुगलक था, या गाजी, जिसका नाम गाजी मलिक तुगलक वंश का क्या था? संस्थापक था। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 में सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। तो जो दिल्ली सल्तनत थी आपकी, उनके सुल्तान में मोहम्मद बिन तुगलक क्या था? सर्वाधिक विद्वान भी था एवं शिक्षित शासक भी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए नए विभाग दीवाने अमीर कोहे की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? कृषि की उन्नति के लिए एक पद उसने स्थापित किया। उस पद का क्या नाम था? एक विभाग था दीवाने अमीर कोहे की स्थापना की। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। जो आपका इब्न बतूता कहाँ था? मोरक्को का था। मोरक्को कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। रेहला इनकी प्रसिद्ध पुस्तक। आपसे पेपर में बहुत ही पूछा जाता है कि रेहला किसकी पुस्तक है? तो रेहला इब्न बतूता की है, या इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक है? तो रेहला है। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। इसमें कहा जाता है अफ्रीका का यात्री था। आगे देखते हैं। या मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। जो मोहम्मद बिन वो था इब्न बतूता, जिसकी एक पुस्तक थी रेहला, वो किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था। जो 1325 से उसका 1351 से कार्यकाल रहा है, उसी में क्या आया था? इब्न बतूता आया था। उसकी पुस्तक क्या नाम है? रेहला। अब कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को। कहाँ पड़ता है? ये अफ्रीका में पड़ता है। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई है, इस पर एक बदायूनी ने एक स्टेटमेंट दिया। सुल्तानों को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। क्या स्टेटमेंट? सुल्तानों की उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से क्या हो गई? मुक्ति मिल गई है। आगे देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग फिर से स्थापित किया, जिसका क्या नाम था? दीवाने खैरात।
जो गरीब मुसलमानों क्या था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों की विवाह करवाता था। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत ही अच्छा विभाग की स्थापना की। उस विभाग का क्या नाम था, दीवान खैरात। उसमें क्या करता था, गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमानों की लड़कियों की विवाह के लिए व्यवस्था करता था। आगे देखते हैं सल्तनत। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि सल्तनत काल में लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, तो सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, 1200 बागों का लगवाए थे। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया और कम से कम 1200 बागों को लगवाया था। आगे देखते हैं, क्लास आपकी थोड़ी बढ़ी जाएगी। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए शर्ब नामक सिंचाई पर कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। कौन सा सिंचाई पर कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, कौन था, फिरोज शाह तुगलक। उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए शर्ब। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने किस पे कर लगाया था, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों पर मेरठ एवं टोपरा अब अम्बाला जिले से दिल्ली लाया था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, 2 स्तंभ थे मेरठ एवं टोपरा जो अम्बाला दिल्ली में लगाए गए हैं। आगे देखते हैं, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय कौन था, भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था जो हज की व्यवस्था करता था राज्य के खर्च पर। आगे देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा नामक खैराती अस्पताल की स्थापना की। दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत ही काम किए। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट कीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में एक मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक थे जिनका क्या नाम था, तैमूर ने। तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में के लिए किया। आगे देखते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आपसे पेपर में पूछा जाए खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो खिलजी वंश का संस्थापक आप बताएंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक है। और सैयद वंश का संस्थापक कौन है, खिज़र खां। और लोदी वंश का संस्थापक कौन है, बहलोल लोदी। और आगरा की स्थापना किसने की थी, तो आगरा की स्थापना में सिकंदर लोदी ने की थी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, यही क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज़र खां। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। आगरा की स्थापना किसने की, सिकंदर लोदी ने। आगे देखते हैं, 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ। 1518 में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम क्या था, खातौली नामक युद्ध हुआ था। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। इब्राहिम लोदी के इस युद्ध में पराजित हो जाता है, महाराणा जी जीत जाते हैं। नाप के पैमाना गज सिकंदरी सिकंदर लोदी के समय आरंभ किया गया। गज सिकंदरी किसके समय आरंभ किया गया, सिकंदर लोदी के समय। ये एक नाप का पैमाना था। आगे देखते हैं, सिकंदर लोदी के समय गायन विद्या एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। किसके, सिकंदर लोदी के समय में गायन विद्या एक श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना हुई। इस ग्रंथ का क्या नाम था, लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। तो सिकंदर लोदी काहे का सुनने का था, शहनाई सुनने का बहुत ही शौकीन था। लज्जत ए सिकंदर शाह की उसने एक रचना भी की। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। सिकंदर जो लोदी था आपका, गुलरुखी उपनाम से क्या लिखता था, कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से ज़कात संपत्ति को समाप्त कर दिया। सुल्तान सिकंदर ने क्या किया था, अनाज से ज़कात संपत्ति का समाप्त कर दिया, कर्ज जो था संपत्ति का वो समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं, जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो
फिरोज तुगलक ने की थी। किसकी याद में? अपने चचेरे भाई जोना खां की याद में उसने क्या किया? जौनपुर शहर बसाया। और किसने बसाया? फिरोज तुगलक ने बसाया। जौनपुर राज्य का संस्थापक मलिक सरवर था। बसाया किसने? फिरोज तुगलक ने बनाया। और इसका राज्य संस्थापक कौन था? मलिक सरवर, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, पूरी क्लास को देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 में बहलोल लोदी ने इसे के अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित किया और जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित किया। उसके बाद क्या हुआ? किंतु 1479 में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया। आगे देखते हैं इब्राहिम शाह सरकी के बारे में। जौनपुर की सरकी वंश का सबसे महान शासक था। कौन था? इब्राहिम शाह सरकी, जो 1402 से 40 ईस्वी तक रहा। जौनपुर की सरकी वंश का सबसे महान शासक था। आगे देखते हैं, इब्राहिम शाह शर्की विद्वानों का प्रथम श्रेय उसके समय जौनपुर की सांस्कृतिक ख्यात चारों तरफ फैल गई। इब्राहिम शाह शर्की विद्वानों को प्रथम श्रेय जो था, उसके बाद जौनपुर की सांस्कृतिक ख्यात चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज कहा है। आपसे पेपर में पूछा जाता है, यही पूछा जाता है, भारत का सिराज किसे कहते हैं? भारत का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को कहते हैं। किसकी याद में बनाया गया? जोना खां की याद में बनवाया गया था जौनपुर। आगे देखते हैं, 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आवेदीन नामक कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। क्या नाम था? शाही खां जैन उल आवेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। कब? 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई। इनका शासन 1420 से 1470 तक 50 वर्ष तक ईस्वी तक चला। किसका? अली शाह का भाई था जैन उल आवेदीन। उसके धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी जो तुलना किससे की जाती है? अकबर से की जाती है। उसे कश्मीर का अकबर कहते हैं। किस आपसे पेपर में पूछा जाता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, तो कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैन उल आबिदीन को अकबर का कश्मीर कहते हैं। आगे देखते हैं, बुलर झील के बारे में जिक्र आया है। बुलर झील, क्या नाम है इसका? बुलर झील। बुलर झील में जोना लंका जोनुक लेक द्वीप नामक द्वीप का निर्माण जैन उल आबिदीन ने करवाया था। बुलर झील में जोना लंका का निर्माण और जोनुक लेक द्वीप जो एक नाम से इसका जैन उल आबिदीन ने निर्माण करवाया था। बेहवनी राज से स्वतंत्र हुए राज, तो कुछ बेहवनी राज से स्वतंत्र हुए राज थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनके राज संस्थापक एवं राजवंश। बरार, ये बेहवनी राज्य के कुछ स्वतंत्र हुए थे। बरार राज्य है आपका बरार, उसका संस्थापक कौन था? फतेहुल्लाह इमाल शाह क्या था? उसका संस्थापक था। और राजवंश कौन था? इमाल शाही वंश। बीजापुर राज्य है बीजापुर, इसके संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। और इसके राजवंश कौन थे? आदिल शाही वंश। राज्य है आपका अहमदनगर, इसके संस्थापक कौन थे? मलिक अहमद। और इसके राजवंश कौन थे? निजाम शाही वंश। आगे है गोलकुंडा, इसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह और राजवंश कौन था? कुतुब शाही वंश। आगे है विदर, विदर के संस्थापक कौन थे? अमीर अली वरीद और इसके राजवंश कौन था? वरीद शाही वंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। आगे देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। अरे आपसे पेपर में पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, उन्होंने 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों, संगम वंश जो 1336 से 1485 तक रहा, सालुब वंश जो 1485 से 1505 तक रहा, तुलुक वंश जो 1505 से 1570 रहा एवं अराविडु वंश जो 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर के 4 साम्राज्य कौन से थे? संगम वंश, शालुक वंश, तुल वंश और अराविडु वंश, जो 300 वर्षों तक शासन किया इन्होंने। आगे देखते हैं, 1337 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी पर सिंहासन पर बैठा। फिर क्या होता है? 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद हरिहर द्वितीय जो उसका बेटा था वो सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की।
केसरीदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 विजयनगर में साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। आपका पेपर में पूछा जाता है कि साहित्य का क्लासिकी युग किसे माना जाता है, तो केसरीदेव राय का जो शासनकाल था उसमें 1509 से 1529 तक विजयनगर में उसे साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता था। आगे देखते हैं, उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है सुशोभित करते थे। किसका शासनकाल? केसरीदेव का शासनकाल के समय क्या था? उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज नाम से सुशोभित किया जाता है। केसरीदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। किसका? तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? किसका माना जाता है? तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग केसरीदेव के शासनकाल को कहा जाता है। आगे देखते हैं, उनकी प्रमुख रचना है अमुक्तमाल्याद। केसरीदेव राय की एक रचना है अमुक्तमाल्याद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। आगे देखते हैं, केसरीदेव राय ने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। केसरीदेव राय ने एक नगर की स्थापना की थी, उस नगर का क्या नाम था? नागलपुर। उसके साम्राज्य में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। केसरीदेव राय ने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में केसरीदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किसमें बताई? बाबरनामा में, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है, उसमें केसरीदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। आगे देखते हैं, 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं के विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। 1565 की बात है। तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया और इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं थे, बाकी सब शामिल थे। आगे देखते हैं होयसल के बारे में। होयसल राजवंश की स्थापना द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हैलेबीड है। क्या नाम? हैलेबीड। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र, जिसका वर्तमान में क्या नाम है? हैलेबीड, जो कर्नाटक राज्य के हासन जिले में है। हम्पी के खंडहर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में स्थित हैं। कौन? हम्पी के खंडहर कहाँ है? वर्तमान में उत्तरी कर्नाटक में स्थित हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम्पी के जो खंडहर हैं वो विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इस समय कहाँ है? कर्नाटक में स्थित हैं वर्तमान में। आगे देखते हैं, विजयनगर काल में विरूपाक्ष मंदिर कब पर अवस्थित था? विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित कहाँ थे? कर्नाटक में क्या है? विरूपाक्ष मंदिर है। और कब बना था? विजयनगर के शासनकाल में। आगे देखते हैं, विट्ठल मंदिर जो हम्पी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुर्क वंश के महत प्रतापी राजा थे केसरीदेव राय। क्या नाम था उनका? केसरीदेव राय। 1509 से जो 29 तक शासन रहा उनका, तब बनवाया था उन्होंने विट्ठल मंदिर का निर्माण। कहाँ? विजयनगर में। एक तुर्कवंशी शासक थे, उसके प्रथम वंश के महाप्रतापी राजा थे केसरीदेव राय। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। प्रशासनिक विभाग से प्रारंभ करने वाले शासक निम्न हैं। उस प्रशासनिक विभाग हैं और इसे प्रारंभ करने वाले शासक निम्न हैं। पहला विभाग है आपका दीवाने मुस्तखराज, जिसे राजस्व विभाग कहते हैं। क्या नाम है? दीवाने मुस्तखराज, जिसे राजस्व विभाग कहते हैं। इसका संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ये आपसे पेपर में डायरेक्ट ही पूछ दिए जाते हैं। आगे देखते हैं, दीवाने रियासत, जिसे बाजार नियंत्रण विभाग कहते हैं। इसका संस्थापक था आपका अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुस्तखराज से क्या कहते हैं? राजस्व विभाग कहते हैं। इसका कौन था? अलाउद्दीन खिलजी संस्थापक। और बाजारी नियंत्रण, जिसे दीवाने रियासत, जिसे बाजार नियंत्रण विभाग कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी संस्थापक था। आगे देखते हैं, दीवाने अमीर कोही, ये कृषि विभाग से संबंधित है। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके संस्थापक थे। दीवाने खैरादान विभाग, ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित थे। दीवाने बंदगान, इसके संस्थापक थे फिरोज तुगलक। विभाग अब उनकी कार्यविधियाँ, कुछ विभाग उनकी कुछ कार्यविधियों के बारे में दिया गया है। पहला है दीवाने अर्ज। क्या नाम है? दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित हैं। दीवाने अर्ज किससे संबंधित हैं? सेना विभाग से संबंधित है। दीवाने रिसालत ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित हैं। दीवाने इंसा ये सरकारी पत्र विभाग से संबंधित हैं। दीवानी वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। दीवाने अर्ज किससे? सेना विभाग से आपसे संबंधित हैं। दीवाने रिसालत
धार्मिक मुद्दों से संबंधित हैं। दीवान इंशा ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित हैं। दीवान वजारत ये वित्तीय मामलात से संबंधित हैं। आगे देखते हैं अलाउद्दीन मसूद के बारे में। अलाउद्दीन मसूद शाह इस 1242 से 1246 के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। जो आपका अलाई दरवाज़ा कहाँ है? कुतुब मीनार के निकट में है। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुम्भा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? मालवा के विजय मेवाड़ के एक राजा थे राणा कुम्भा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। कब करवाया? मालवा विजय के उपलक्ष्य में। आगे दिया गया है सही सुमेलित स्मारक और कुछ शासक। पहला है दोहरा गुम्बद। दोहरा गुम्बद किस शासक ने बनवाया था? सिकंदर लोदी ने। अष्टभुजी मकबरा शेरशाह ने। जहांगीरी महल अकबर ने। गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह ने। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, ये आपके सही सुमेलित हैं। दोहरा गुम्बद सिकंदर लोदी सही है। अष्टभुजी मकबरा शेरशाह से संबंधित है। जहांगीरी महल अकबर ने बनवाया सही है शासक। और गोल गुम्बद स्मारक मोहम्मद आदिल शाह शासक ने बनवाया था। आगे देखते हैं अबुल हसन यासुद्दीन खुसरो। क्या नाम है? अबुल हसन यामनुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। जन्म 1253 ईस्वी में 651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाला नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाला में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पड़ता है। पटियाला नामक स्थान कब हुआ था? 1253 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम क्या है? अबुल हसन यामनुद्दीन खुसरो। इन्हें खुसरो ने स्वयं को तूती हिंद कहा है। किसने कहा है? तूती हिंद कहा है। ये खड़ी बोली के संस्थापक भी थे। आगे देखते हैं अमीर खुसरो के बारे में पेपर में बहुत पूछा जाता है। अमीर खुसरो की रचनाओं में मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख दिल्ली, खजाइन उल फुतूह, तारीख अलाई, आशिका, नूह शिफर और तुगलकनामा प्रमुख हैं। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया। खुसरो क्या था? पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का क्या किया था? दावा किया था। आगे देखते हैं नई फारसी काव्य शैली शब्द हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। तो हिंदुस्तानी शैली या नई फारसी काव्य शैली या शबक हिंदू का जन्मदाता किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। आगे देखते हैं जियाउद्दीन वर्नी के बारे में। जियाउद्दीन वर्नी ने फारसी में तारीख फिरोजशाही की स्थापना की। संगीत यंत्रों में तबला सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। तबला और सितार का प्रचलन किसने किया था? 13वीं शताब्दी में किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो कहाँ का रहने वाला था? उत्तर प्रदेश कासगंज जिला में पटियाली जगह का रहने वाला था अमीर खुसरो। राणा कुम्भा ने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन लिया था। किसने? राणा कुम्भा ने संगीत शास्त्र में संगीत मीमांसा और संगीत राज का आदि ग्रंथों का प्रणयन लिया था। आगे देखते हैं तुगलक वंशी शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतूह फिरोजशाही के नाम से करवाया। जो अपना तुगलक ने अपना क्या किया? संस्मरण फुतूहात ए फिरोजशाही नाम से क्या लिया? लिखवाया। तुगलक वंशीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। कबीर 1398 से 1500। 1398 क्या होता है? इनका जन्म होता है। 1518 में इनकी मृत्यु होती है। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। कबीर के जो कबीर थे, कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। 12 शिष्यों में से क्या थे? प्रमुख थे। शब्द सखी एवं रमैनी कबीर की रचनाएं हैं। कौन सी? शब्द सखी एवं रमैनी कबीर की रचनाएं हैं। गुरु नानक 1469 में इनका जन्म होता है और 1539 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी और 1489-1570 तक लोदी के समय में की थी। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किसके समय में की थी? सिकंदर लोदी के समय की थी। मीराबाई मेड़ता रतन सिंह की राठौर की एकलौती क्या थी? पुत्री थी। क्या? मीराबाई
मेड़ता की रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। जो नामदेव हैं वारकरी संप्रदाय से क्या है, संबंधित है। सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। हाँ, आपसे पेपर में अगर पूछा जाए कि सुप्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास किसके शासन समकालीन थे, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे गोस्वामी तुलसीदास 1532 के करीब। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे। तुलसीदास ने कितने ग्रंथ लिखे? 25 ग्रंथ लिखे, जिनमें रामचरितमानस और विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। कौन कौन से? रामचरितमानस और विनय पत्रिका। आगे देखते हैं। तुकाराम का काल 1608 से 1469 ईस्वी के मध्य माना जाता है। जो आपका तुकाराम का काल है वो 1608 से 1649 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तुकाराम वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। तुकाराम किससे संबंधित है? वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार प्रसार मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। आगे देखते हैं। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। चिश्तिया जो सूफी मत था उसका प्रचार भारत में किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। आगे देखते हैं भैया। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शंकर। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शंकर, जिन्हें बाबा फरीद राम से भी जाना जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? बाबा फरीद। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? आपसे पेपर में पूछा जाता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आपकी दिल्ली में है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई। कब? 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही और सुल्तान उल औलिया संतों का राजा के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो निजामुद्दीन औलिया हैं अपने महबूब इलाही और सुल्तान उल औलिया संतों का राजा के नाम से प्रसिद्ध हैं। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहिउद्दीन कादरी जिलानी थे। जो कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक कौन थे? बगदाद के एक शेख मुहिउद्दीन थे, कादरी जिलानी थे। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन नक्शबंदी ने की थी। आगे देखते हैं। सूफी संत शाह मोहम्मद गोश। सूफी संत शाह मोहम्मद गोश ने कैसल को औलिया के रूप में स्वीकार किया। सूफी एक संत थे, शाह मोहम्मद गोश ने कैसल को औलिया के रूप में क्या किया? स्वीकार किया। सूफी संतों के निवास स्थान खानकाह कहते हैं। जो सूफी संतों का निवास स्थान होते हैं उसे क्या कहते हैं? खानकाह। तो आपसे पेपर में पूछा जाए अगर कि खानकाह किसे कहते हैं? जो सूफी संत जिसमें रहते हैं उस निवास स्थान को क्या कहते हैं? खानकाह कहते हैं। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। रसखान की प्रेम वाटिका। 12 माशा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। किसकी? 12 माशा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। जैसे कि पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे कि पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम में पद्मावत की हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान। पद्मावत पद्मिनी के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। तो ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये आपके इम्पोर्टेंट क्लास थी सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।